कभी दुनिया का छठा सबसे अमीर इंसान और आज कर्ज, अदालत और जांच एजेंसियों के चक्रों में फंसा एक बिजनेसमैन। यह कहानी है अनिल अंबानी की। यह उस महत्वाकांक्षा, पारिवारिक मतभेद और गलत फैसलों की दास्तान है जिसने भारत के सबसे अमीर बिजनेस परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनिल अंबानी का साम्राज्य जीरो हो गया और आज जांच एजेंसियों की वो रडार पर है। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अनिल अंबानी के अर्श से फर्श तक पहुंचने के सफर के बारे में बात करेंगे। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। कभी अनिल अंबानी का नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार था। साल 2008 में उनकी नेटवर्थ करीब 42 अरब डॉलर थी और वे दुनिया के छठे सबसे अमीर इंसान बने। लेकिन साल 2020 आते आते हालात पलटे और उन्होंने लंदन की अदालत में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। यह भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे चौंकाने वाला पतन माना जाता है। अंबानी भाइयों का उदय भारत के सबसे प्रेरणादायक बिजनेस किस्सों में गिना जाता है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दिग्गज उद्योगपति धीरूभाई अंबानी के बेटे शुरू से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज को और बड़ा साम्राज्य बनाने की ओर बढ़ रहे थे। साल 2002 में जब भारत के सबसे बड़े उद्योगपति धीरूभाई अंबानी का अचानक निधन हुआ तो उन्होंने कोई वसीयत पीछे नहीं छोड़ी थी और उस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू करीब 60,000 करोड़ रुपए थी। बड़े बेटे मुकेश अंबानी को कंपनी का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, जबकि छोटे बेटे अनिल अंबानी को वाइस चेयरमैन की कुर्सी मिली। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन बोर्डरूम के अंदर तनाव लगातार बढ़ रहा था। धीरे धीरे मुकेश ने फैसले में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की और अनिल को किनारे किया जाने लगा। इस झगड़े की भनक लोगों को पहली बार तब लगी जब मुकेश अंबानी ने CNBC TV 18 को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि भाइयों के बीच मतभेद है। बढ़ते तनाव को देखकर परिवार की मुखिया कोकिलाबेन अंबानी ने बीच बचाव किया और साल 2005 में उन्होंने दोनों भाइयों के बीच समझौता कराया। इस समझौते के अनुसार मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के वे हिस्से मिले जो तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग से जुड़े थे और दूसरी ओर अनिल अंबानी को रिलायंस इंफोकॉम और रिलायंस एनर्जी और रिलायंस कैपिटल सौंपे गए। यह बंटवारा उस समय सभी को न्याय संगत लगा, लेकिन मुकेश ने पारंपरिक और लंबे समय तक लाभ देने वाले क्षेत्रों को संभाला, जबकि अनिल अंबानी को तेजी से बढ़ते टेलीकॉम, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आधुनिक सेक्टर मिले। मीडिया ने अनिल को उस समय कूल और ग्लैमरस बिजनेस फेस के रूप में देखा। वे बॉलीवुड पार्टियों और फिल्म फाइनेंसिंग और बड़े इवेंट्स में दिखते रहते थे। यह बंटवारा मीडिया की सुर्खियों में छा गया और लोगों ने सोचा कि अब दोनों भाई अपने अपने साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अनिल अंबानी की महत्वाकांक्षा असीमित थी। साल 2008 में उन्होंने रिलायंस पावर का IPO लॉन्च किया, जो भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में ऐतिहासिक इवेंट बन गया। IPO कुछ ही मिनटों में ओवर सब्सक्राइब हो गया और 69 गुना ज्यादा डिमांड आई। कंपनी ने करीब 11,500 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 3 अरब डॉलर जुटाए और यह उस समय भारत का सबसे बड़ा IPO था। IPO की सफलता ने अनिल अंबानी की नेटवर्थ को आसमान पर पहुंचा दिया और साल 2008 में वे करीब 42 अरब डॉलर के मालिक थे और फोर्ब्स लिस्ट में छठे नंबर पर पहुंच गए। यहां तक कि कुछ समय के लिए वे मुकेश अंबानी से भी आगे निकल गए। लेकिन IPO की सफलता के बाद अनिल ने तेजी से अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। रिलायंस कैपिटल ने इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और कंज्यूमर फाइनेंस में एंट्री ली और रिलायंस इंफ्रा ने मेट्रो पावर और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उठाए। उन्होंने बिग FM लॉन्च किया, एड लैब्स फिल्म्स खरीदी और हॉलीवुड में कदम रखा। साल 2009 में उन्होंने हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की ड्रीमवर्क्स में $825 मिलियन का निवेश किया। यह उस दौर का सबसे बोल्ड एंटरटेनमेंट डील माना गया। ऐसा लग रहा था कि अनिल अंबानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सुपरस्टार बन चुके हैं। अनिल अंबानी ने कई बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन ज्यादातर या तो पॉलिटिक्स में फंस गए या फिर तकनीकी और मार्केट कारणों से असफल हो गए। जैसे कि पहला है दादरी पावर प्रोजेक्ट्स, जो कि साल 2009 में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में 35,000 करोड़ का गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट लाने की योजना थी, लेकिन हाई कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण को ही रद्द कर दिया। और फिर बात आती है मनोरंजन उद्योग की, जिसमें शामिल है एड लैब्स और ड्रीमवर्क्स। हॉलीवुड और बॉलीवुड में किए गए निवेश से अपेक्षित रिटर्न नहीं मिला। और फिर बात आती है टेलीकॉम सेक्टर की, यानी कि ऑरकॉम।
शुरुआत में रिलायंस कम्युनिकेशन सफल रही, लेकिन साल 2010 के बाद जियो जैसी नई तकनीक और आक्रामक प्राइसिंग ने इसे खत्म कर दिया और जल्द ही किस्मत ने करवट बदली और गैस सप्लाई को लेकर अनिल अंबानी की कंपनी RNRL और मुकेश की रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच विवाद खड़ा हुआ। मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक गया और साल 2010 में कोर्ट ने फैसला दिया कि प्राकृतिक गैस राष्ट्रीय साधन है, इसे पारिवारिक समझौते के आधार पर नहीं बांटा जा सकता और यह अनिल अंबानी के लिए एक बड़ा झटका था और उनकी कई योजनाएं यही अटक गई। रिलायंस कम्युनिकेशंस कभी भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी, लेकिन साल 2008 का MTN मर्जर डील जो कि $2 अरब का था, कुछ दिक्कतों की वजह से टूट गया और साल 2016 के बाद जब जियो ने धुआंधार प्राइस वार छेड़ा तो आरकॉम का बिजनेस ढह गया। मार्केट शेयर तेजी से गिरा, अरबों रुपए का कर्ज चढ़ गया और साल 2019 में आरकॉम को दिवालिया घोषित करना पड़ा। यही वो मोड़ था जब अनिल अंबानी का साम्राज्य बिखरने लगा था। साल 2019 में एरिक्सन के 550 करोड़ रुपए बकाया पर सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी ठहराया। वे जेल जाने की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन इसी समय मुकेश अंबानी आगे आए और करीब 453 करोड़ रुपए चुकाकर अपने छोटे भाई को जेल जाने से बचा लिया। यह पल भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। इस बीच लंदन की अदालत ने अनिल अंबानी को $700 मिलियन, जो कि लगभग 5,600 करोड़ रुपए होता है, उसे चीनी बैंकों को चुकाने का आदेश दिया। उन्होंने दावा किया कि उनके पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, लेकिन अदालत ने इसे नकार दिया और यह उनके अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस इमेज पर गहरी चोट थी। साल 2014 के बाद अनिल अंबानी का साम्राज्य लगातार बिखरता चला गया। साल 2021 में रिलायंस कैपिटल ने 24,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड डिफॉल्ट किए और दिवालिया प्रक्रिया में चला गया। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारी कर से जूझ रहा था और साल 2024 में SCBI ने यानी कि सेबी ने अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस पर फर्जी लोन और फंड डायवर्जन का आरोप लगाया। 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और साल 2025 में ईडी ने यस बैंक लोन फ्रॉड में 35 ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप है कि साल 2017 से 19 के बीच करीब 3,000 करोड़ रुपए का लोन डाइवर्ट किया गया। इसी साल SBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया और CBI में केस दर्ज कराया गया। हालांकि इतने झटकों के बाद भी अनिल अंबानी हार मानने को तैयार नहीं दिखे। साल 2024-25 में उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरीके से बदल दी। अब उन्होंने 3 नए पिलर्स पर अपना ध्यान केंद्रित किया: डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी और कम कर्ज एसेट लाइट मॉडल, जो कि भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों से मेल खाता है। रिलायंस पावर ने फाइनेंशियल ईयर 2025 की चौथी तिमाही में घाटे से मुनाफे में वापसी की। कंपनी ने 125 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया और एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लस BESS यानी कि बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट साइन किया। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी दमदार वापसी की और कंपनी ने 4,387 करोड़ रुपए का तिमाही प्रॉफिट कमाया और अपना कर्ज लगभग खत्म कर दिया। जून 2025 में रिलायंस ने डिसॉल्ट एविएशन के साथ साझेदारी की ताकि भारत में फैल्कॉन 2000 बिजनेस जेट बनाया जा सके। इसी के साथ रिलायंस ने महाराष्ट्र में एक ग्रीनफील्ड प्लांट बनाने की घोषणा की, जहां 155 mm वोल्केनो आर्टिलरी सेल्स और विस्फोटक तैयार होंगे। यह धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी का हिस्सा होगा। हालांकि आज अनिल अंबानी जांच एजेंसियों की रडार पर हैं और उन पर वित्तीय हेरफेर सहित कई मामले चल रहे हैं, जिसमें CBI से लेकर कई जांच एजेंसियां उनके पीछे हैं और आज भी अनिल अंबानी की हालत सही नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो अनिल अंबानी के पतन के पीछे कई कारण दिखते हैं। उन्होंने लगातार कर्ज लेकर कारोबार फैलाने की रणनीति बनाई, टेलीकॉम सेक्टर में गलत आकलन किया और जियो की तकनीकी क्रांति को समझ नहीं पाए। उनके बड़े प्रोजेक्ट्स अदालत और राजनीति में उलझते चले गए और कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गंभीर खामियां उजागर हुई। व्यक्तिगत ब्रांडिंग पर ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन बिजनेस की बुनियादी मजबूती कमजोर पड़ती चली गई। इसके उलट अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, रिटेल, जियो और ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया और लगातार मजबूत होते चले गए। आज अनिल अंबानी ना तो किसी बड़ी बिजनेस डील का हिस्सा हैं और ना ही मीडिया की सकारात्मक सुर्खियों में। उनकी कंपनियां दिवालियापन की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। वे खुद कई अदालतों में केस लड़ रहे हैं और जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। कभी बॉलीवुड पार्टियों और मैगजीन कवर पर दिखने वाला यह बिजनेसमैन आज गुमनामी और मुश्किलों से जूझ रहा है। अनिल अंबानी की कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेस में सिर्फ महत्वाकांक्षा और तेजी से विस्तार काफी नहीं होता। जरूरत होती है दूरदर्शिता,
ठोस रणनीति और सख्त अनुशासन की। एक भाई ने यही रास्ता चुना और आज दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी साम्राज्यों में से एक खड़ा कर दिया। दूसरा भाई तेजी से बढ़ने की चाहत और गलत फैसलों की वजह से इतिहास में एक भूला हुआ अंबानी बनकर रह गया। तो इसी तरह के और भी रोचक रिपोर्ट्स देखने के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।